पढ़िए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेट आउट व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन एल्कोहल in 200 ग्राम ऑफ वाटर विच इज कूल टू -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या कह रहा है, बड़े तमीज के साथ समझो इसको। ये कह रहा है कि मैंने पानी को -9.3 डिग्री तक ठंडा किया। कौन से पानी को? जिस पानी के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला हुआ है। अपन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं, वाटर इज अ प्योर सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? लेकिन वो कह रहा है कि मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला है, अब मैंने उसे -9.3 डिग्री तक कूल किया है, तो क्या मेरा पूरा का पूरा वाटर जम जाएगा? जैसे आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जैसे समुद्र जम जाता है, नदियां जम जाती हैं, लेकिन क्या पूरा पानी एक साथ फ्रीज हो जाता है क्या? नहीं, ऊपर का लेवल फ्रीज होता है, ऊपर बर्फ जमती है, मछलियां नीचे चली जाती हैं। तो मतलब एट ए पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट पर सारा पानी एक साथ नहीं जमता है, कुछ अमाउंट जम जाता है, कुछ बर्फ जम जाती है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका पानी का रहता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन से ज्यादा इसके कंसेप्ट को क्लैरिटी पे रखना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है। देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, एक ऐसा लिक्विड है जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे अपन कोल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, गाड़ी अपन वहां चलाते हैं, तो गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर होता है उसके अंदर अपन पानी डालते हैं ताकि जब इंजन गर्म हो तो वो उसे कूलिंग इफेक्ट रखे। अब जैसे मान लेते हैं आप किसी ऐसे कोल्ड कंट्रीज में हैं जहां पर टेम्परेचर मान लेते हैं -5 डिग्री है, लेकिन आपने गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी डाला हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री है। अरे यस सर, नो सर। तो वो जो कूलेंट है आपका, जो इथाइलिन ग्लाइकोल जो आपने जो आपका पानी है जो आपने गाड़ी के रेडिएटर के अंदर डाला है वो तो जम जाएगा। तो जब गाड़ी आपकी रन करेगी तो हीट करेगी तो आपका इंजन ब्लॉक हो जाएगा। तो उस इंजन को ब्लॉक होने से रोकने के लिए, गर्म होने से रोकने के लिए पानी उसमें कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन पानी तो आपका जम गया। तो ऐसी कंडीशन में पानी को जमने से बचाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन कर देता है। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर आपने उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है तो वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को -17.6 डिग्री तक ले जाएगा। मतलब अब आपका पानी -17.6 डिग्री तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अरे यस सर, नो सर। अब आप कहोगे साहब जैसे -20 डिग्री पहुंच गया तो अब इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ नहीं करेगा। तो इतनी सर्दी में कहां जा रहा है तू भैया बाहर? घर के अंदर ही क्यों नहीं पड़ा रहता है? अरे यस सर, नो सर। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये जो होता है आपका नमक, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जनरली कोई भी सॉलिड जब पानी के अंदर डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट माइन्यूटली कम होता ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में, अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा न्यूज में, बहुत सारे लोग जो कश्मीर गए थे, जम्मू कश्मीर, वो फंस गए थे रोड पे। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को बचाने के लिए मौसम विभाग पहले इंफॉर्मेशन दे देता है कि कल साथ स्नोफॉल होने वाला है, या 5 घंटे बाद या इवनिंग में या कल जो भी स्नोफॉल होगा उससे पहले वो सड़क पर क्या बिछा देते हैं? नमक बिछा देते हैं। नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा कम कर देता है, जिससे पानी जल्दी नहीं जमता है। लेकिन अगर टेम्परेचर उससे भी कम हो गया तो जमेगा ही जमेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? अब नमक क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो इकोनॉमिकली ठीक है, सस्ता पड़ता है, इसलिए नमक का यूज कर सकते हैं। लेकिन नमक फ्रीजिंग पॉइंट को इतना ज्यादा कम नहीं करता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। फ्रीजिंग पॉइंट आपको उसने पेपर वाले ने दे रखा है, वो कह रहा है मैंने -9.3 डिग्री तक गर्म किया। अपन अच्छे से जानते हैं डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई मोलरिटी इंटू केएफ। डेल्टा टीएफ अपन अच्छे से जानते हैं। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आई क्या है? आई आपको पेपर वाला देता है।
इनडायरेक्टली आपको पहचानना पड़ेगा। इसने भी दे रखा है, ये क्या कह रहा है कि आपका सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल आप जानते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है CH2OH CH2OH, यानी कि C2H6O2। कल की क्लास में मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन, यूरिया, शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनके वेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट्स व्हाई दिस इज वुड बी 1। मोलैलिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है साहब? मोलैलिटी तो दे ही नहीं रखी। मोलैलिटी का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन W। तो बताओ गिवन मास कितना है आपके पास सॉल्यूट का? साहब 50। मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास निकालोगे तो आपके पास आएगा 62। मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बाय W। W मतलब सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जिसके अंदर सॉलिड घुला हुआ है, और सॉल्वेंट जनरली आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। अरे सर नो सर, अब आप कहोगे साहब ये रहा ना सॉल्वेंट तो 200 ग्राम दे रखा है, नामुन्ना 200 ग्राम तो टोटल है। अरे समुद्र में पानी 200 ग्राम है, लेकिन मछली पूरे 200 ग्राम के अंदर थोड़ी रह रही है। आपका सॉलिड पूरे 200 ग्राम के अंदर थोड़ी है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और के एफ की वैल्यू शायद आप जानते होंगे। बताओ पानी का के एफ कितना होता है? सॉल्वेंट का के एफ निकालते हो, पानी का कितना होता है? 1.86। ये आपको पेपर वाला देगा के एफ की वैल्यू, आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पानी का तो याद रखना है। के एफ होता है 1.86 और के भी होता है 0.52। अब देखिए, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 माइनस आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। वो कह रहा है कि मैंने इस सॉल्यूशन को -9.3 डिग्री तक ठंडा किया है। तो -9.3 इक्वल टू ये 1 हो गया, ये आपका 50/62 इंटू 1000 अपॉन W लिक्विड इंटू 1.86। तो ये आपका प्लस में हो गया। अब आपको W लिक्विड निकालना है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 161.29 ग्राम। ये जो W लिक्विड आया है ये वो वाटर है जिसके अंदर आपका सॉल्यूट घुला हुआ है। सॉल्यूट घुला है, सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, यानी कि ये पूरा समुद्र का जो पानी है वो 200 ग्राम है। उस 200 ग्राम में से इतने ग्राम के अंदर मछली आ गई। भाई पूरे समुद्र के अंदर मछली थी, ऊपर का सरफेस जम गया तो मछली नीचे चली जाएगी। तो बचा कुचा पानी जो है उसमें ही तो मछली है। तो आपके पास टोटल पानी कितना था? 200 ग्राम। उसमें से आपका लिक्विड फॉर्म में कितना बचा? 161.29। तो बताओ रिमेनिंग कैसे निकालोगे? तो रिमेनिंग निकालने के लिए टोटल में से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बताओ रिमेनिंग, अब आपका वो रिमेनिंग पानी नहीं है, वो रिमेनिंग क्या है? आइस है, क्योंकि जम गई ना। भाई आपके पास टोटल पानी कितना था? 200 ग्राम। इसमें से बचा कितना है लिक्विड फॉर्म में? ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इतना बचा है। तो बाकी जो बचा कुचा था वो काई में कन्वर्ट हो गया आपका आइस में। इसमें से इसको माइनस करो तो आपका कितना आएगा? आपका 38, और ये हो गया 38.71 ग्राम आइस सेपरेट आउट। मतलब इतनी आइस आपकी कहां निकल जाएगी बच्चों? बाहर निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले आगे। ओके बच्चों, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? चले आगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो।
देखिए इधर अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पढ़िए अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो बच्चों, कमेंट पढ़ रहा था तुम्हारे, क्या आंसर लिखते हो। हाँ भाई, ये कह रहा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन electrolyte A2B3 is ionized 60%. The boiling point of the solution at 1 atm. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का कोई सा ही क्वेश्चन हो, एक ही तो फॉर्मूला लगता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई मोलरिटी इनटू केबी। डेल्टा टीबी का मतलब जानते हो, यानी कि किसके बॉइलिंग पॉइंट में से किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको माइनस करना है, फिर आई मोलरिटी इनटू केबी। अपन को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्वेंट अगर कुछ ना बोले तो पानी लेते हैं, पानी का उसने आपको दे ही रखा है, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो अपन सब जानते हैं, केबी की वैल्यू दे ही रखा है उसने 0.52। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, मैं डिग्री के अंदर ले रहा हूं उसको, ठीक है। तो बताइए आई की वैल्यू है क्या क्वेश्चन में, साहब आई, ओ माय गॉड, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू परसेंट में दे दी, तो आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी गलती से पिछली क्लास में ज्वाइन किया हो तो देखा होगा, आई इक्वल टू 1 - एल्फा प्लस एन एल्फा। तो आई इक्वल टू 1 - एल्फा कितना दे रखा है, 60%, 60/1000, तो 0.6 आ गया। एन कल बताया था मैंने, कितने आयन देगा एक मोल, 3 और 2 5 देगा। एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6, तो ये कितना ये हो गया आपका 0.4, ये कितना हो गया 3, देन आई वुड बी 3.4। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3.4, मोललिटी कितनी है आपके पास 1, और केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52। तो अब आपको टेम्परेचर निकालना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का क्या निकालना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 3.74 इंटू 0.52 प्लस 100, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर क्या कर दीजिए, 273.15। तो आप इतना करने की जरूरत ही क्या है, आप एक सीधा सा ही काम कर दीजिए, यहां पर 100 डिग्री की जगह आप डायरेक्ट क्या ऐड कर दो, 100 डिग्री की जगह 100 प्लस 273.15, तो कितना हो जाएगा 373.15। इज दैट क्लियर, शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका काई के अंदर आ जाएगा, केल्विन के अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, देन योर आंसर वुड बी, सीधा सा दिख ही रहा है, 374.76। ये आपका आंसर काई में आ गया बच्चों, केल्विन में। इज दैट क्लियर, कॉपी कीजिए इधर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल रिएक्शन इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब पहली लाइन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पेपर वाला ऐसे कह देगा, अब दिमाग से लगा के सुनना इस बात को, वो इतना देता ही नहीं है कई बार, जैसा एम्स के पेपर ने किया था। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn+2 का इतना है, या Mn का इतना है, Fe का इतना है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो हमेशा SRP मानकर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना। तब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है SRP के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाई गई है।
इसके ऑर्डर में जमा गई बच्चों SRP के बढ़ते हुए। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एम्स इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, उसके बाद नीट ने भी 1-2 बार इसे अप्लाई किया है। अगला पॉइंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2-3 MTR आपको बताऊंगा। पहला तो बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा आपको देखो, एनोड और कैथोड को पहचानना है। अपन अच्छे से जानते हैं एनोड क्या होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, जिस पर रिडक्शन होता है। आपने 12th पास कर ली है, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th में भी होंगे, हैं 11th में भी पढ़ चुके। आप रेडॉक्स वाले पार्ट के अंदर अपन कुछ चीजें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अपन 2 तरीके के सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो फिर क्या होता क्या, अपन क्या कई आप देखो मैक्सिमम जगह पर एनोड को पॉजिटिव कहा जाता है। एनोड का जो साइन होता है ना, एनोड पे जो साइन आता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस इलेक्ट्रोड पर ज्यादा होती है, उस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव साइन आ जाता है। अब वो चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड कैथोड को डिटरमाइन केवल और केवल उस पर होने वाली प्रोसेस की वजह से किया जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, देन द इलेक्ट्रोड वुड बी एनोड। और अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, तो वो आपका कैथोड होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। भाई मान लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसके दो ले लिया ना मैंने, जैसे ए ले लिया बी ले लिया, दोनों के मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर किया। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये आपको याद रखना है। एमटीआर के अंदर एमटीआर क्या कहता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आता है अगला फॉर्मूला, मतलब दूसरा एमटीआर का। ये पहला पॉइंट हो गया, ये एमटीआर का दूसरा पॉइंट ले लीजिए आप बी। अपन अच्छे से जानते हैं कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अरे यस और नो? देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप एक ही फॉर्मूला रटो। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को देखते हुए अपने फॉर्मूले को चेंज कर दिया, क्योंकि अपन ये अच्छी से तरीके से जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल बट देयर साइन आर अपोजिट। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों के साइन क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल +0.76 होगा। इज दैट क्लियर? अगर पेपर में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर या तुम्हारे फॉर्मूले के अंदर तो रिडक्शन से, आप साइन चेंज कर दो। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक ही फॉर्मूला याद करना है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन मैंने एक और बहुत अच्छा सा एमटीआर बनाया है, वो एमटीआर आप याद रखना, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है किसी भी सेल के लिए। अब मतलब समझे नहीं,
आप बाजार से बैटरी लेके आते हो, एक सेल लेके आते हो, तो जो वो आपको वोल्टेज देता है पॉजिटिव में देता है ना। अब दुकानदार से क्या कहते हो, भाई साहब 500 वोल्ट की बैटरी दे देना, 1000 वोल्ट की बैटरी दे देना, यानी कि वो आपको 500 वोल्ट का करंट सप्लाई करेगा या 1000 वोल्ट का करंट आपको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? कोई ऐसा भी है क्या कि साहब माइनस में माइनस 500 वोल्ट या माइनस 700 वोल्ट? अरे यस और नो? तो क्या आपके घर का करंट खा जाएगा क्या? तो ई नॉट सेल ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो एक तरीका याद रखना, ई नॉट सेल ऑलवेज आंसर पॉजिटिव आएगा। आपको करना क्या है, एड द वैल्यू इफ साइन आर डिफरेंट। अभी एग्जांपल करेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। या दूसरा आपके पास एक और तरीका है, ई नॉट सेल आंसर आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू इफ साइन आर सेम। अब ये क्या कहना चाहता है, मतलब आप इसको भूल सकते हो, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। अरे यस और नो? एक बार 2 मिनट के लिए इसको पढ़ लीजिए, इसको मत छोड़ना, ये ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम कई क्वेश्चंस गलत कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं आगे। ले लिया? चलो जी, अब देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जरा एक बार उसको ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है कि भाई साहब ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये इसका मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बताया था, लेकिन मैंने कहा था ना कि इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकालो। अगर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन शर्त ध्यान रखना, होना रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ये भी देखो रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0, +2 से 0। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साइन सेम है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, देन योर आंसर वुड बी 0.2। लेकिन आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। आंसर आ गया आपका ई नॉट सेल +0.2। अगर आपके साइन दोनों सेम है, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, लेकिन अगर आपके साइन अपोजिट होते, जैसे एक प्लस का एक माइनस, तो दोनों को ऐड कर देते तो आपका 1.4 आ जाता। इज दैट क्लियर? आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कौन कैथोड कौन एनोड, अरे यस और नो। लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुन्ना आंसर तो तेरा ठीक है, आंसर तूने निकाल लिया, ये ठीक है, ये किस रिएक्शन के लिए निकाला है? कि साहब मैंने तो उसके लिए निकाला है जिसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। उसने कहा चल इसकी एक बार सेल रिएक्शन लिख के बता। ठीक है सर, अभी निकाल देते हैं। देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये माइनस में पॉइंट चाहिए, ये वाला माइनस बड़ा मतलब छोटा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड का काम करता है, और कंपैरेटिवली जो दूसरा बच गया वो कैथोड का काम करेगा। तो मतलब ये एनोड है और वो कैथोड है, तो मतलब मेरी रिएक्शन ये होनी चाहिए। मेरी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मतलब Fe से क्या बनेगा आपका Fe+2, और कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन मतलब Mn+2 से Mn, मतलब ये इक्वेशन है। लेकिन पेपर वाले ने क्या कहा ना, इस रिएक्शन का बताओ, इस वाली का। अब मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो उल्टी कर दी इसने यार, FeMn+2 FeMn+2, तो मेरा आंसर भी उल्टा आएगा। आपने तो इस रिएक्शन का निकाला है ना, प्लस का 0.2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
E नॉट सेल, योर आंसर वुड बी -0.2 वोल्ट, और इधर आया था आपका कितना, प्लस का 0.2 वोल्ट। तो बताओ, जब आप ऑप्शन करोगे तो आपको इक्वेशन जरूर चेक करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इक्वेशन चेक करना। अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन नहीं देता, मान लो ये वाली इक्वेशन नहीं दे रखी होती, तो आपका आंसर हो गया प्लस का 0.2। अब मान लेते हैं वो एक क्वेश्चन और आपसे फर्दर पूछना चाहे, क्या इक्वेशन जो आपको दी गई है, वो क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है, क्या ये सही है क्या? ये वाली इक्वेशन, मैंने कहा ना यार, ये इक्वेशन तो ये होनी चाहिए। तो बताओ ये इक्वेशन सही कैसे होगी? तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अरे ऐसा और नो, अब मैं एक लाइन बोलता हूं, आप जवाब देना। इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन, या यूं कहो, इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव फॉर अ पर्टिकुलर सेल, देन द रिएक्शन वुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है तो आपकी जो रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तब आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तब आपकी सेल रिएक्शन सही होगी। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए इसको। हो गया बच्चों? अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो अगला क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए, मुझे आता है। क्या कह रहा है? फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल। वो था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, और ये पूछ रहा है ई सेल। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर इन्हीं चीजों में आपको पेपर वाला अटकाने की कोशिश करेगा। ई सेल पूछा है, नॉट ई नॉट सेल। फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल if the concentration of ZnSO4 and PbCl2 solution is 0.01 molar and 0.1 molar respectively, and the standard electrode potential are as follows। Pb+2 का रिडक्शन पोटेंशियल, Zn+2 का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़े से क्वेश्चन को और है ना हल्का सा बढ़िया कर देता हूं, ताकि मजा आ जाए। मैं यूं कर देता हूं आपको, ये दे दिया, ये लो, दिख गया होगा मैंने क्या चेंज कर दिया क्वेश्चन में। ये आपका कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन। और ये आपका कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें इतना तो पता लग ही गया होगा, पहला काम आपको क्या करना है, इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलना है, क्योंकि हम फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो आपको क्या करना है, माइनस का पॉइंट, प्लस के 0.7 को काई में कन्वर्ट कर देना, -0.7 वोल्ट। अरे यस और नो? चलो बताओ मुझे जल्दी जल्दी इसका ई नॉट सेल निकाल के बताओ, एक सेकंड में, जल्दी जल्दी एक सेकंड में। ये वाला मत लेना काम में, दोनों के एस आर भी लेने हैं। तो बताओ आ गया होगा आंसर 0.5। मैंने क्या कहा था, साइन अगर सेम है तो वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए। 0.7 0.2 का डिफरेंस कितना आ गया? 0.5। लेकिन अगर दोनों के साइन अपोजिट हो तो दोनों वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ती। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, नस्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मेरे बच्चों? नस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन को मैं साइड में सॉल्व कर दूंगा, पहले अपन नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए इधर, नस्ट इक्वेशन फिक्स है, एक क्वेश्चन नीट में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 2020। इसके बिना आपका आधा इलेक्ट्रो गया, आधा तो मैं क्या बोलूं, 80% ही गया। बिना नंस इक्वेशन के इलेक्ट्रो का कोई लेना देना नहीं है। देखिए नंस ने क्या बताया, नंस ने कंसंट्रेशन का ई सेल के साथ रिलेशन बताया, नंस ने टेम्परेचर का ई सेल के साथ रिलेशन बताया, नंस ने ई नॉट सेल का
ई सेल के साथ रिलेशन बताया। ठीक है, अब नंस्ट इक्वेशन आपकी क्या कहती है, देखिए अपन ने थर्मोडायनेमिक में एक जनरली फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई के। डेल्टा जी जानते हो ना, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी की वैल्यू भी जानते हो, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई। जानते हो ना गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉग ई के या एल एन के, जो भी आप लिखना चाहो। किसी सेल की बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे, ई सेल, ई नॉट सेल। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा, ई सेल और ई नॉट सेल। ठीक है, अब देखिए इधर मैं यहां पर एन एफ से डिवाइड कर देता हूं सबको, एन एफ एन एफ एन एफ, तो एन एफ से एन एफ कट गया, तो इधर क्या मिलेगा, माइनस ई सेल। इधर क्या आ जाएगा, माइनस ई नॉट सेल। एन एफ से एन एफ कट जाएगा ना नीचे, और इधर क्या आएगा आपका, प्लस का आर टी लॉग ई के अपॉन एन एफ। समझ में आ गया? अब मैं साइन चेंज कर देता हूं, या माइनस कॉमन ले लेता हूं, सबके साइन बदल दो। ये माइनस से हो गया प्लस, ये माइनस से हो गया प्लस, ये प्लस से हो गया माइनस। अपन लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लॉग ई कन्वर्टेड इनटू लॉग 10 के अपॉन एन एफ। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आना भी चाहिए, कई ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो आप कैसे होंगे, देखिए इधर y इक्वल टू एम एक्स टी, ये आपको किस पे ले लेता है, वो एक्स एक्सिस पे ले लेता है। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव, स्लोप क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए आपको याद होना चाहिए, नहीं आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा। अपन अच्छे से जानते हैं आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। वोल्टेज लिया ना अपन ने, वोल्ट वोल्ट एमकेएस में। ठीक है, अब एक चीज और, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही बता दूंगा। ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई नॉट माइनस 2.303, आर की जगह क्या लिखोगे, 8.314। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन, 25 डिग्री। अपन जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 27 कर लेते हैं, ताकि वो 300 हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो 298। अरे सर नो सर, और आगे आपका क्या है, log 10 के अपॉन एन, और एफ की वैल्यू फेराडे 96500 कूलम। ये सारा जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0591। तो आप क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा सॉल्व करो, 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 के। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें क्या क्या हैं, वो अभी अपन चेक करते हैं। क्वेश्चन में सबका मीनिंग आना चाहिए आपको। देखिए इधर, ये जानते हो आप सेल पोटेंशियल, ये जानते हो आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अभी बताया था ना, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। एन क्या है, एन ये खतरनाक वैल्यू है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इन अ बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। के सब जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो सकता है या रिएक्शन क्वोशिएंट भी हो सकता है, लेकिन के बहुत सारे हैं। आपका के ए भी हो सकता है, आपका के बी हो सकता है, आपका के एच हो सकता है, आपका के डब्ल्यू हो सकता है, आपका के आई हो सकता है, आपका के एस पी हो सकता है। इनके बारे में अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अच्छे खासे तरीके से। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के आई आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर,
KSP, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सब इक्विलिब्रियम में आएंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड नहीं बोलता है, वो आपसे कहेगा इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अपने आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इफ द कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको तो खूब ही करे होंगे, KW के भी खूब ही करे होंगे, ये अपने आप में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, के अपन सब जानते हैं, ऊपर कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, प्रोडक्ट की, नीचे कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की। इज दैट क्लियर? कई बार आप ऑप्शन जरूर देखो, मैंने कई बार कहा है कि जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो ऑप्शन जरूर देखा करो। अगर ऑप्शन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे एक बार नीट के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में हुआ था, एच की वैल्यू से आंसर था, 6.626 से आंसर था, नॉट 6.6 से। बच्चे फंस गए थे, कई हमारे कई टॉपर बच्चे भी अटक गए थे, क्वेश्चन को लेंथी की वजह से छोड़ के आ गए। ओके, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हो गया? अब देखिए यहां पर आपका 0.0591 है ना, तो आप इसके लिए 0.06 भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0.06 से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं आपने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो सकता है मैं बोलना भूल गया हूं, भूल दिया था तो दोबारा लिख लो, दोबारा ले लो। एक मिनट, एक मिनट मेरे बच्चों, ये लो, ले लीजिए। हो गया? चलो जी, आओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, न्यूमेरिकल की तरफ आ जाओ, बहुत ही आनंद आएगा। अजी जब तो साइंस लोग है। हाँ जी, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कि भाई साहब क्वेश्चन ने कहा फाइंड द सेल पॉट, ओ माय गॉड, ये तो ई सेल पूछ रहा है, यानी कि ई सेल। अपन फॉर्मूला तो जानते ही है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 के 0.06 अपॉन एन लॉग 10 के। अब देखो के जब भी लिखते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पहचानने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जब भी ई सेल निकालना हो तो पहले आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, बिना इक्वेशन के आप नहीं कर सकते। अब सब इक्वेशन कैसे बनाए, तो पहले एनोड कैथोड तो पहचानो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ये तो -0.2 है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड होता है। तो मतलब जेड यहाँ एनोड का काम करेगा, और एनोड पर क्या होता है मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन। और ये वाला जो ऊपर वाला पीबी है ये काम करेगा कैथोड का, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपन नॉर्मली जानते होंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन अपन क्या मान के चलते हैं, 1। इसका रीजन अपन उसके अंदर पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहीं से स्टार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मास का या उसकी कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं अपन, ठीक है, मानते हैं। ठीक है, अब बताइए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड करोगे कि डायरेक्ट ही आपको ट्रिक पता है, अगर दोनों के साइन सेम है तो डिफरेंस ले लो, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.2, 0.7, डिफरेंस वुड बी 0.5, माइनस 0.06 अपॉन एन। एन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और इक्वेशन बैलेंस का पता मैं रेडॉक्स वाले चैप्टर में बता चुका हूं, सीधा सा तरीका है, दोनों तरफ चार्ज देख लो बराबर है क्या, चार्ज बराबर है तो मतलब बैलेंस ही है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक से पकड़ को देख लो, Zn से Zn+2 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लॉग। ऊपर कंसेंट्रेशन किसकी लोगे आप, प्रोडक्ट की, यानी कि Zn+2 की, और नीचे किसकी लोगे मेरे बच्चों, Pb+2 की। इज दैट टर्म क्लियर? हम ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इक्वल टू 0.5
माइनस ये आपका कितना हो गया 0.03 लॉग। क्या आपको जेड की कंसेंट्रेशन दे रखी है क्या? हाँ सब दे रखी है ना, ZnSO4 की दे रखी है और PbCl2 की दे रखी है। अभी तो मैं लिख देता हूं Zn की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.01 यानी 10⁻⁻²। ठीक है, और पीबी की कितनी दे रखी है 10⁻⁻1। काटो कितना हो गया ये 10⁻⁻1। ठीक है, सॉल्व करना आता है 0.5 माइनस 0.03 लॉग 10⁻⁻1। लॉग में पावर कहा जाती है आगे, तो -1 आगे आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देन योर आंसर वुड बी इन और सेल 0.5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, log 10 हो गया 1 तो कितना बचा 0.03। तो आपका आंसर क्या हो गया सेल पोटेंशियल 0.53 वोल्ट। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर एक चीज और बतानी है मुझे इसके अंदर। हो गया बेटा? कुछ पूछ रहा है? ई सेल निकालने में दिक्कत होती है। क्यों बेटा? बता कहाँ दिक्कत आनी है तुम्हें, बताओ, सबकी ट्रिक बता रखी है मैंने। लॉग और एंटी लॉग का एक बहुत अच्छा सा MTR बना रखा है। एंटी लॉग का आंसर तो एक सेकंड में आ जाएगा। बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है एंटी लॉग के अंदर। ठीक है, चिंता मत करे, बहुत अच्छा तरीका बता रखा है मैंने एंटी लॉग का और लॉग का, दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें। ओके, अब देखो एक चीज पे और अटक रहे थे बच्चे, जहां मैंने भी रोका था ना, चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब ये कंसेंट्रेशन तो ये है, ये तो ZnSO4 की, तो आपने तो ये लिख दी 0.01। चलो भी चेक करते हैं, देखें ये का कहने की कोशिश कर रहा है। आओ आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, ये देखो कौन सा एग्जांपल लूं। H2SO4 ले लो। आपको पेपर वाला कहेगा कि भैया H2SO4 की कंसंट्रेशन जैसे मान लेते हैं 2 मोलर है। पहले तो बताओ H2SO4 को तोड़ो आप, कैसे टूटेगा 2H प्लस और SO4-2। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा टूट जाता है। पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जानते हो जो 100% डिसोसिएट होता है। अपन क्या लिखते हैं इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखते हो आप, जैसे C, इसकी 0 0 T बराबर 0 टाइम पर, T बराबर 0 मतलब ये पिक्चर चालू नहीं हुई है, इसने ये डिसोसिएशन किया ही नहीं है अभी। अब T टाइम पर ये 100% खत्म हो गया, C-C पूरा टूट गया। ये क्या बनेगा आपका 2C, ये क्या बनेगा C। सब ये 2C कैसे बना, अरे 2 मोल है, T बराबर N/V होता है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N हो गया, जितना मोल होगा उतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी। एक मोल पर कंसंट्रेशन अगर C है तो 2 मोल वाले की कंसंट्रेशन 2C नहीं होगी क्या? एक मोल वाले की भी तो C होगी। अगर मान लेते हैं मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 2C होगी। तो 2 और C कितना दे रखा आपको 2 मोलर, तो 4 मोलर हो गई। ऐसे ही अगर आपको SO4-2 की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो एक C होगी, एक C का मतलब वही 2 मोलर हो गया। अगर मान लेते हैं आपसे मैंने कहा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो बताओ Al+3 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 मोल है तो दुगनी हो गई ना, तो जितने मोल हो उससे मल्टीप्लाई कर दो 0.2। और अगर SO4-2 की कंसंट्रेशन निकालें तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर?
समझ में आ गया होगा शायद। कॉपी कर लो, कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए जी, टाइम देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, अपना पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट एंड लास्ट। पढ़ो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल इतने दे रखे हैं, फाइंड द इफेक्ट ऑन ई सेल। ई सेल पर इफेक्ट पूछ रहा है। यदि concentration of Zn plus 2 increase by 10 time and the volume of Mg plus 2 increase by 100 time। तो पहला काम, ई सेल की बात कह रहा है ना, तो ई सेल से पहले तो नंस्ट इक्वेशन लिखनी है, और नंस्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन के लिए आपको एनोड कैथोड का पता होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। साहब रिडक्शन ही है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, ये माइनस में 0.7 है, तो जितना बड़ा माइनस में होगा उतना छोटा होगा, वो एनोड का काम करेगा। और बाकी दूसरा किसका काम करेगा? कैथोड का। तो बताओ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो Mg का ऑक्सीडेशन क्या हो गया बच्चों? Mg+2। तो दूसरा अपने आप ही कैथोड का काम करेगा, उस पर रिडक्शन करा दो। तो Zn+2 से क्या करा दिया अपन ने? Zn। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को काम में लेते नहीं है, इनकी एक्टिव मास को 1 मानते हैं। तो बताओ, E = E0 माइनस 0.06 अपॉन N, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? देखो, Mg से Mg+2 2 लॉग, ऊपर कंसेंट्रेशन किसकी लोगे आप? प्रोडक्ट की, जैसे Mg+2 की, और नीचे कंसेंट्रेशन किसकी ले लो आप? Zn+2 की। वो कह रहे हैं मैंने Zn की कंसेंट्रेशन को 10 टाइम बढ़ा दिया, तो Zn आपका नीचे आ रहा है, तो आपको थोड़ा सोचने में माइनस से उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस माइनस के साइन को प्लस कर देता हूं, ताकि मेरे को सोचने में, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। देखो, जब साइन पलटते हैं तो लॉग के साथ जुड़ी वैल्यू ऊपर नीचे चली जाती है ना। तो ये तो कितना हो गया आपका? बताओ, 0.03 हो गया ना। फिर लॉग, बताओ ऊपर कंसेंट्रेशन किसकी आ गई साइन पलटते ही? Zn की। और नीचे किसकी आ गई? Mg+2 की। अब वो मेरे से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Zn की कंसेंट्रेशन को मैंने कितने टाइम बढ़ा दिया? 10 टाइम बढ़ा दिया। मान लेते हैं पहले दोनों की कंसेंट्रेशन 1 थी। लेट कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Mg+2 आर 1 मोलर। बताओ, मैंने जब दोनों की 1 1 मानी है तो log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बताओ, E = E0 के बराबर आ रहा है, यानी कि E सेल = E0 सेल। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वो मेरे से कह रहा है कि मैंने Zn+2 की कंसेंट्रेशन को 10 गुना बढ़ा दिया। तो पहले कंसेंट्रेशन 1 थी, अब आपने कितनी कर दी? 10 कर दी। तो बताओ, E = E0 प्लस 0.03 लॉग Zn की कंसेंट्रेशन बढ़ाकर कर दी 10, लेकिन Mg की तो वही है ना 1। तो बताओ, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो E = E0 प्लस 0.03, यानी कि E सेल = E0 सेल। तो बताओ, आपके E सेल पर क्या इफेक्ट पड़ा? सब हमारा E सेल पहले वाले ई सेल से कितना वोल्ट बढ़ गया? यानी कि ई सेल इंक्रीज बाय 0.03 वोल्ट या 30 मिली वोल्ट। एम्स पूछ चुका इस क्वेश्चन को। वोल्ट को मिली वोल्ट बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यस सर, नो सर। यानी कि आपका जो ई सेल है पहले वाले ई सेल से 0.03 वोल्ट बढ़ गया। इज दैट क्लियर? पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखो, सेम ही अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंने कंसेंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम 100 टाइम बढ़ाया है। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि C प्रपोर्शनल क्या होता है? 1/V। अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसेंट्रेशन उसी रेशियो में कम होगी। 10 टाइम वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 10 टाइम कंसेंट्रेशन कम होगी। 100 टाइम वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 100 टाइम कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं
बी क्वेश्चन देखो, इक्वेशन तो आपकी वही रहेगी जो आपने लिखी हुई है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग। लेकिन मैंने माइनस की जगह क्या कर दिया था, प्लस। तो जैसे ही मैंने प्लस किया था तो देखो मैंने वैल्यूज को उल्टा पुल्टा कर दिया था ना, माइनस की जगह प्लस करते ही ऊपर क्या गया आपका, बोलो, ऊपर Zn+2 चला गया, नीचे Mg+2 चला गया। तो ऊपर तो हो गया आपका Zn+2 और नीचे क्या हो गया, Mg+2। मैंने पहले दोनों की कंसंट्रेशन को कितना कितना माना था, एक एक। तो यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन कितनी कितनी मान लेता हूं वापस, ये लो, ये लो। वो मेरे से कह रहा है mg का वॉल्यूम 100 गुना बढ़ा दिया। mg का वॉल्यूम जब आप 100 गुना बढ़ाओगे तो mg की कंसंट्रेशन 100 टाइम क्या हो जाएगी, कम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, 100 टाइम हो गई कम, यानी 10⁻²। और 10⁻², कहा गया आपका, ऊपर गया। तो आपका E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.06 अपॉन 2, और ये हो गया log 10⁻²। अरे यस और नो, ठीक है। आगे सॉल्व करो, E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.03। अब बताओ 10⁻² आगे आएगा, log 10 हो गया 1। तो 0.0 या तो 2 से 2 को काट दो, आपका वही 0.06 बच जाएगा। ये लो। अब बताओ आपका ई सेल क्या वही आया क्या, आपका ई सेल बढ़ गया ना, पहले भी तो ई सेल आपका बढ़ा था, प्लस में आया। अब भी आपका ई सेल बढ़ गया। अब बताओ ई सेल बढ़ा कितना, ई सेल इंक्रीज्ड बाय 0.06 वोल्ट या 60 मिली वोल्ट। इज दैट क्लियर। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, अगर वॉल्यूम बढ़ा देता है तो कंसंट्रेशन आपको उसी के रेस्पेक्ट में क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।